हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट के आयनिक रेडियाई और रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक रेडियाई के बारे में। ठीक है, तो अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स जो है ये हमें यूनिट सेल के बारे में जो इंफॉर्मेशंस होते हैं वो हमें प्रदान करते हैं। यानी कि अगर हम आज के टॉपिक में, जैसा कि आपको पता है, आयनिक रेडियाई एंड रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आयनिक रेडियाई और रेडियस रेशियो के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला है वो है आयनिक रेडियाई। तो इसके अंतर्गत जनरली हम यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के द्वारा यूनिट सेल के इंफॉर्मेशन के बारे में पता करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के द्वारा जनरली हम यहाँ पर यूनिट सेल के बारे में पता करते हैं। यानी कि इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यूनिट सेल इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, पता करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के अंतर्गत सॉलिड स्टेट यानी कि सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के यूनिट सेल के इंफॉर्मेशंस के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम आयनिक रेडियाई भी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आयनिक रेडियाई को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक NaCl है, यानी कि NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर Na का, फिर Cl का और एक Cl का इधर एटम है। ठीक है, Na का एटम है, Cl का एटम है और Cl का एटम है। ये Na है, यहाँ पे Cl है और ये भी क्या है, Cl है। मान लेते हैं, ठीक है, इनके सेंटर्स कुछ इस तरीके से हैं। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, ये इनके आयंस हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो a/2 के फॉर्म में इनका क्या है, ये पूरी साइड मान लेते हैं a है, तो इसकी रेडियस a/2 होगी। इधर से भी रेडियस कितनी होगी, a/2 होगी। ठीक है, यानी कि जो कैटायन का रेडियस है और जो एनायन का रेडियस है, इन दोनों को मिलाने पर टोटल कितना मिल रहा है हमको, a/2 यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है, a/2 मिलता है। ठीक है, यानी कि इसको पूरा मिलाने पर हमको क्या मिल रहा है, a/2 की वैल्यू मिलती है। तो ऐसे समय में अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो इसको लिखने का तरीका है Rc प्लस Ra इक्वल टू कितना है, a/2। ठीक है, Rc प्लस Ra इक्वल टू कितना है, a/2। वो भी किस में, NaCl के स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, जहाँ Rc क्या है, जनरली कैटायन और एनायन के रेडियस हैं। ये आपके रेडियस ऑफ, इसको बोलते हो आप कैटायन और इसे आप बोलते हो रेडियस ऑफ एनायन का नाम देते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे समय में जब भी कभी आप यहाँ पे रेडियस ऑफ Cl माइनस निकालेंगे तो निकालने का तरीका है पाइथागोरस थ्योरम। a/2 यहाँ भी है, a/2 यहाँ भी है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ Cl माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट में a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, a/4। यानी कि जो रेडियस ऑफ Cl माइनस निकल के आया वो कितना मिला आपको, a/4 के बराबर। यहीं पे अगर सीजियम क्लोराइड के लिए देखें
तो सीजियम क्लोराइड जो कि BCC है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, फॉर BCC लैटिस, वो भी सीजियम क्लोराइड का अगर हम देखें CsCl2, तो ऐसे समय में CsCl के लिए Rc प्लस Ra इक्वल टू होता है √3a/2, Rc प्लस Ra इक्वल टू होता है √3a/2, ठीक है, Rc प्लस Ra इक्वल टू कितना होता है √3a/2, जहाँ से आप आसानी से इनके भी आयंस यानी कि आयनिक रेडियाई का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कि जब भी कभी हमें किसी का आयनिक रेडियाई निकालना हो तो ऐसे समय में एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं, जो कि यूनिट सेल के इंफॉर्मेशन के साथ साथ आयनिक रेडियस के बारे में भी हमें बताता है। Rc प्लस Ra जो कि क्या था, यहाँ पे कैटायन और एनायन का रेडियस है, उनको सम कर देते हैं तो हमें a/2 मिल जाता है। और इसी के साथ साथ इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ पे एनायन का रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस रेशियो की अगर हम बात करें तो जनरली जो रेडियस रेशियो है उसे हम कैटायन का रेशियो डिवाइडेड बाय एनायन के रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जो अगली हेडिंग है वो है रेडियस रेशियो, तो इसे हम जनरली R+/R- के फॉर्म में लिखते हैं। रेडियस रेशियो इक्वल टू R+R- यहाँ पे फॉर्म में है, ठीक है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट है आपका वो है कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो शेप के अकॉर्डिंग किसका किसका कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक टेबल द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो जनरली जो रेडियस रेशियो है वो लीनियर के लिए कितना होगा, ठीक है। साथ ही साथ सबसे पहला शेप है वो है लीनियर, रेडियस रेशियो यहाँ पे है। लिमिटिंग रेडियस रेशियो जिसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप, इसके बेसिस पर हम यहाँ पे बताएंगे। शेप है कैसा, लीनियर, तो ऐसे समय में जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। नंबर ऑफ एटम्स आपस में टच में होते हैं टोटल, और इनके लिए लेस देन 0.155 होगा। कितना होगा, लेस देन 0.155, ठीक है। यहीं पे 0.155 से 0.225 का रेंज है, 0.225 से 0.414 का रेंज है, और यहीं पे 0.414 से 0.732 का रेंज है, 0.732 से 0.999 या फिर 1 का रेंज होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 3, 4, 6 है, 3, 4, 6 और 8 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 6, 8। और ऐसे समय में जो शेप है वो लीनियर के बाद प्लेनर ट्राइंगल, लीनियर के बाद प्लेनर ट्राइंगल है। इसी के साथ साथ अगर 0.225 से 0.414, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देख रहे हैं यहाँ पे, वो है आपका टेट्राहेड्रल के बेसिस पर होगा, टेट्राहेड्रल। अगला 6 है तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ बॉडी सेंटर्ड, यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। शेप की बात करें तो अगला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि BCC। तो BCC में जो रेडियस रेशियो बनता है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, वो इस रेंज के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से आप रेडियस रेशियो का मतलब कैटायन का रेडियस अपॉन रायन का रेडियस निकालते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि शेप इनका कैसा होगा, स्ट्रक्चर यानी कि इनका स्ट्रक्चर और शेप कैसा होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ, यहाँ पर आयनिक क्रिस्टल के बारे में। लेकिन इससे भी पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि सहसंयोजन संख्या पर ताप तथा दाब का प्रभाव। ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर NaCl structures having 6.6 या 6:6 coordination changes to CsCl structure having 8 radius 8 coordination। यानी कि अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करें तो ऐसे समय में जो NaCl स्ट्रक्चर है वो सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, NaCl will converts into सीजियम क्लोराइड। ठीक है, वो भी किस पे, हाई प्रेशर पर, और वहीं पे हाई टेम्परेचर पर अगर देखा जाए तो सीजियम क्लोराइड NaCl में यहाँ पे 6:6 का यहाँ पे रेशियो है और यहीं पे 8:8 सीजियम क्लोराइड का होता है। तो जनरली यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर जब भी कभी आप लगाएंगे तो ऐसे समय में कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर से यहाँ पर 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर पर जाकर ये बनता है, वो भी हाई प्रेशर अप्लाई करने पर। ठीक है, यहीं पे अगर सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम देखें और उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, कितने डिग्री केल्विन पर, 760 केल्विन पर, तो ऐसे समय में ये NaCl स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि जब भी कभी टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो ऐसे समय में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि जब भी कभी सीजियम क्लोराइड पर हम टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं 760 केल्विन का, अबाउट 760 केल्विन, तो ऐसे समय में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है वो है क्या, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है, और वहीं पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे घटेगा, टेम्परेचर घटाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। यहीं पे प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में, जिसमें से जनरली हम NaCl और कैल्शियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला है वो है टाइप AB, दूसरा यहाँ पर है वो है टाइप AB2, तीसरा यहाँ पर अगर देखें तो जनरली हम टाइप AB और टाइप AB2 पर ही यहाँ पर आपको बताएंगे। ऐसे तो A2B टाइप का भी होता है और A2B3 टाइप का भी यहाँ पे होता है। तो जनरली जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप है यहाँ पे दो तरीके के हैं, वो हैं आपका टाइप AB और टाइप AB2। कौन सा है, टाइप AB। ठीक है, ये आपका है पहला, जिसे जनरली हम रॉक सॉल्ट NaCl टाइप कहते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर देखें हम तो पहला है वो है NaCl टाइप, जिसे हम रॉक सॉल्ट टाइप भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट टाइप भी कहते हैं। और दूसरा है वो है आपका, इसी में टाइप AB के अंतर्गत दूसरा है वो है आपका जिंक ब्लेंड टाइप, यानी कि ZnS टाइप, जिसे हम क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंड टाइप भी कहते हैं, जिंक ब्लेंड टाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप AB2। टाइप AB2 जिसमें से सबसे पहला है वो है फ्लोराइड टाइप। सबसे पहला है फ्लोराइड, यानी कि जैसे CaF2
टाइप कहते हैं फ्लोराइड टाइप। दूसरा है यहाँ पर वो है फ्लोराइड टाइप के बाद एंटी फ्लोराइड टाइप, एंटी फ्लोराइड टाइप। और तीसरा है जिसे हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे, वो है आपका सीजियम क्लोराइड टाइप। क्या नाम है? सीजियम क्लोराइड टाइप। सीजियम क्लोराइड टाइप, ठीक है। तो जनरली सीजियम का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका CS से, ठीक है, और CsCl इस तरीके का टाइप यहाँ पे होता है। तो टाइप AB और टाइप AB2 ये दो तरीके के यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से हमें मेन है वो पढ़ना है NaCl टाइप, और यहाँ पे अगला हमको पढ़ना है वो है फ्लोराइड टाइप, NaCl टाइप और फ्लोराइड टाइप, ठीक है। टाइप AB2 और टाइप AB में NaCl टाइप पढ़ना है और टाइप AB2 में आपको फ्लोराइड टाइप यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप AB में अगर देखें तो इसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की तरफ अगर हम जाएं तो इसका FCC अरेंजमेंट होता है, ठीक है। NaCl टाइप में कैसा अरेंजमेंट होता है? FCC अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जनरली इसमें अगर देखा जाए तो Cl माइनस आयन ऑक्युपाइज द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर ऑफ अ क्यूब, ठीक है। ये क्या करते हैं? इसमें Cl माइनस आयन ऑक्युपाइज द कॉर्नर्स यानी कि ये क्या करते हैं? कॉर्नर्स को ऑक्युपाई करते हैं, एंड फेस सेंटर्स ऑफ अ क्यूब, एंड फेस सेंटर्स ऑफ अ क्यूब, ठीक है। तो FCC अरेंजमेंट यहाँ पे होता है जनरली, जिसमें Cl माइनस जो हैं वो क्या करते हैं? कॉर्नर्स और फेस सेंटर को क्या करते हैं? ऑक्युपाई करते हैं, जबकि Na प्लस जो आयन होता है वो आर प्रेजेंट एट द बॉडी एंड एज ऑफ सेंटर्स। Na प्लस आर प्रेजेंट एट द बॉडी एंड एज ऑफ सेंटर्स, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हैलाइड्स ऑफ लिथियम, एग्जाम्पल्स की बात करें तो हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, जितने भी यहाँ पे मोनो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, ये सब की सब आपके हाइलाइट्स हो गए। इसी के साथ साथ AgF, AgBr, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, NH4Br, NH4I, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड और अमोनियम आयोडाइड एक्सेट्रा, ये सभी के सभी आपके NaCl टाइप यानी कि रॉक सॉल्ट टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट है आपका वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? यहाँ पर 6 होता है। Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और यहीं पे Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसलिए इसको 6:6 के फॉर्म में बोला जाता है। किस फॉर्म में? 6:6 के फॉर्म में यहाँ पे बोला जाता है। और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर सेल यानी कि जो Z की वैल्यू होती है वो जनरली यहाँ पे कितनी आती है? 4 आती है। Z की वैल्यू जनरली यहाँ पे कितनी आएगी? 4 आती है। Z = 4, जो कि हम बताते हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर सेल, ठीक है, यूनिट्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आती है? 4 आती है। यहीं पे अगला है फ्लोराइड टाइप की बात करें तो फ्लोराइड टाइप जिसे हम CaF2 टाइप का नाम देते हैं, ऐसे समय में it has arrangement in which Ca+2 ions form FCC, Ca2+, ये क्या कहते हैं? FCC अरेंजमेंट को
फॉलो करते हैं, ठीक है, FCC अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है, और ऐसे समय में जितने भी Ca2+ आयंस होते हैं वो 8F- आयन द्वारा क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। Ca2+ FCC फॉर्म को फॉलो करते हैं। ईच Ca2+ is surrounded by 8F- आयंस, ठीक है, एंड ईच F- आयन ये आपका कितने 4 Ca2+ आयन द्वारा, आयन बाई 4 Ca2+ आयन, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी Ca2+ हैं वो आपके 8 F- आयन द्वारा इसमें सराउंडेड होते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर हम F- आयन की बात करें तो ये 4 Ca2+ आयन द्वारा सराउंडेड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पर BaF2, BaCl2, BaF2, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड, लेड फ्लोराइड, कैडमियम फ्लोराइड, ये सभी के सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर वो है कैल्शियम फ्लोराइड यानी कि फ्लोराइड टाइप के अंतर्गत आते हैं। कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पर 8 हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। रीजन क्या है, प्रत्येक Ca2+ आयन 8 F- आयन द्वारा सराउंडेड है, तो Ca2+ आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। और जैसा कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही होता है कितने एटम्स उसको टच करते हैं, और वहीं पे F- 4 Ca2+ से है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और इसका कितना 4 है। और वहीं पे Z की अगर हम बात करें तो FCC होने के कारण यहाँ पर Z की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो गया आयनिक क्रिस्टल्स के अंतर्गत हमने आपको यहाँ पर बताया किसके बारे में, दो तरीके के, यानी कि NaCl टाइप क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, और दूसरा था यहाँ पे वो है आपका CF2 जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। डिफेक्ट्स ORR, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है डिफेक्ट्स ORR, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। हेडिंग है आपका डिफेक्ट्स ORR, imperfection इन सॉलिड्स, जिसे हम क्रिस्टल दोष ठोस अवस्था में जो इम्परफेक्शन या ठोस अवस्था के जो दोष हैं ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम जनरली हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिस्टल दोष का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, क्रिस्टल दोष का। तो अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें यानी कि क्रिस्टल दोष की बात करें तो एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिफेक्ट और इम्परफेक्शन, यानी कि क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का अगर हम उसके अरेंजमेंट को डेविएट कर दें, यानी कि अरेंजमेंट जैसा क्रिस्टल का होता है और अगर हम उन क्रिस्टल्स के अरेंजमेंट को क्या कर दें, डेविएट कर दें, तो ऐसे समय में डेविएशन के कारण उसमें क्या आ जाता है, इम्परफेक्शंस, यानी कि उसमें एक प्रकार का डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और जो डिफेक्ट है ये जनरली आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं किसमें, सॉलिड्स में यानी कि क्रिस्टल्स में, तो यहाँ पर क्या होगा, एनी
डेविएशन, मतलब डेविएशन का मतलब होता है विचलन। तो जो क्रिस्टल्स हैं अगर परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से क्या करते हैं, डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड arrangement, perfectly ordered arrangement, any deviation from perfectly ordered arrangement, ये क्या बताता है, imperfection को दिखाता है, यानी कि क्या बताता है, डिफेक्ट को बताता है, ठीक है, दोष को बताता है, imperfection को बताता है। मान लेते हैं क्यूबिक क्रिस्टल है, और क्यूबिक क्रिस्टल आपका जो एक प्रकार का क्रिस्टल का टाइप है, तो ऐसे समय में क्यूबिक में थोड़ा सा भी चेंजेज अगर आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, इम्परफेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। दीज डिफेक्ट्स समटाइम्स कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, इन्हीं डिफेक्ट्स को कभी कभी हम समटाइम्स नोन एज थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स, इनको हम जनरली क्या नाम देते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स का नाम देते हैं, या जैसे हम ऊष्मागतिकी डिफेक्ट या फिर यहाँ पर ऊष्मागतिकी हम क्या कहते हैं, दोष का नाम देते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट का नाम देते हैं। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं किस पे, टेम्परेचर पर। नंबर ऑफ दीज डिफेक्ट्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, तो ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करते हैं, तापमान पर निर्भर करते हैं, ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और इसके बेसिस पर जनरली इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, दूसरा एटॉमिक इम्परफेक्शन आता है, ठीक है, सबसे पहला वो है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, क्रिस्टल दोष के अंतर्गत सबसे पहला है वो है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, या जैसे इलेक्ट्रॉनिक दोष का नाम देते हैं, पहले हम लोग नेमिंग पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन के बाद दूसरा है एटॉमिक इम्परफेक्शन, दूसरा है यहाँ पर वो है एटॉमिक इम्परफेक्शन, या जिसे हम पॉइंट डिफेक्ट्स का भी नाम देते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स का भी नाम देते हैं। एटॉमिक इम्परफेक्शन में दो तरीके के डिफेक्ट बताए जाते हैं, और वो दो तरीके के डिफेक्ट में सबसे पहला है वो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा है वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक और दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहला वो है आपका इंटरस्टिशियल स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये तीन मेन हैं। इसमें है आपका पहला इंटरस्टिशियल, दूसरा है यहाँ पर वो है स्कॉटकी और तीसरा है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्कॉटकी और आपका है फ्रैंकल डिफेक्ट। यहीं पे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में सबसे पहला वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू
एनायन वैकेंसीज, ठीक है। इसी के साथ साथ अगला है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस, इंटरस्टिशियल कैटायंस। इसी के साथ साथ मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। नेक्स्ट है आपका इसके अंतर्गत वो है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी, बाय कैटायन वैकेंसी। और नेक्स्ट है आपका वो है आपका by having extra anion occupying interstitial site, by having extra anion, by having extra anion occupying interstitial साइट्स, ठीक है। यानी कि इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग होते हैं, यानी कि एनायन अगर एक्स्ट्रा है तो वो इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर क्या हो जाता है, यहाँ पर मिल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाय हैविंग एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो है इसी के अंतर्गत स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के साथ साथ एक और है जिसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके क्या है, क्रिस्टल डिफेक्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन पहला है। दूसरा यहाँ पर क्या है, वो है आपका एटॉमिक इम्परफेक्शन, या जिसे हम पॉइंट डिफेक्ट्स का नाम देते हैं, ठीक है। एटॉमिक में 3 है, जिसमें से आपका सबसे पहला स्टोइकियोमेट्रिक, दूसरा है वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। स्टोइकियोमेट्रिक में आपके यहाँ पे 3 हैं, जिनमें से सबसे पहला है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट दूसरा है, और फ्रैंकल डिफेक्ट यहाँ पे तीसरा है। यहीं पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के अंतर्गत 4 टाइप्स के हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहीं पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंतर्गत इम्प्योरिटी से रिलेटेड डिफेक्ट्स के बारे में यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वो है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, ठीक है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, फिर हम लोग आएंगे एटॉमिक इम्परफेक्शन पर आएंगे, और इसी के साथ साथ हम अभी इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन की बात करें तो जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फुल्ली ऑक्युपाइड लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स में पाए जाते हैं, बट एट हाई टेम्परेचर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्युपाई हाई एनर्जी स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। यानी कि आपने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का नाम सुना होगा। तो अगर हम किसी एटम्स को, ठीक है, यहाँ पर उसको टेम्परेचर नहीं देते हैं तो ऐसे समय में वो ग्राउंड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको क्या करें, टेम्परेचर दें, यानी कि एक तरीके से उसको कुछ टेम्परेचर दें, तो इलेक्ट्रॉन्स उन टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके हाई स्टेट में चला जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले तो किस में था, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में था, लेकिन टेम्परेचर उसको मिलते ही, यानी कि हाई टेम्परेचर मिलते ही सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है।
तो ऐसे समय में होता क्या है, एग्जांपल्स के लिए अगर देखें, इन द क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जैसा कि सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, वो भी किसके कारण, थर्मली यानी कि टेम्परेचर के कारण, फ्रॉम द कोवैलेंट बॉन्ड्स एट टेम्परेचर एबव 0 केल्विन, 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, निकलते हैं, रिमूव होते हैं, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन द क्रिस्टल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज नोन एज इंट्रिंसिक कंडक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कंडक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन की बात हो रही है, तो जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। कहाँ पाया जाता है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट but at higher temperature it occupies higher energy state, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जनरली कैसे होते हैं, वो आपके लोएस्ट एनर्जी स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर मिलने पर ये कहाँ पे चले जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में ये क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात करें, तो जनरली जो सेमीकंडक्टर हैं वो भी किसके, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। तो कुछ इस तरीके से होते हैं, सिलिकॉन का चारों तरफ सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग होता है, ठीक है। सिलिकॉन का चारों तरफ सिलिकॉन के साथ क्या होगा, यहाँ पर बॉन्डिंग पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे समय में अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉन्डिंग हैं एक दूसरे के कैसे हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कैसे हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंतर्गत यहाँ बॉन्डिंग है। तो अगर हम इनको कुछ टेम्परेचर दे दें, यानी कि थर्मली इनको अगर हम देखें, तो इनको अगर 0 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर मिल जाए, ठीक है, एबव 0 केल्विन अगर हम इनको टेम्परेचर दे दें, तो इनका कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, उस बॉन्ड उससे निकल करके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्री होते हैं क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री हो गए और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री टू मूव करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और ऐसे समय में ये इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दर्शाते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दर्शाने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दर्शाने का मतलब यहाँ पे है कि ये इनकी इंट्रिंसिक कंडक्शन को बताते हैं। किसको बताते हैं, इंट्रिंसिक कंडक्शन को बताते हैं, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, निज चालकता का नाम देते हैं, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स अगर हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, तो ऐसे समय में जो बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। किसके लिए, कंडक्शन के लिए, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द रिलीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ होल। तो ऐसे समय में जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकलते हैं तो यहाँ पर होल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, होल का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार से इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव होल्स मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे समय में इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रेजेंट है तो ये होल्स भी क्योंकि पॉजिटिव होते हैं
और पॉजिटिव होने के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे समय यानी कि अगर हम क्या करेंगे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे होल्स जनरेट हो गए, ठीक है, होल्स, और ये क्या थे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या है जनरली होल्स यहाँ पे मुक्त हो गए। अब ये जो होल्स हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सॉलिड गिव राइज टू इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन का मतलब किसके द्वारा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, यानी कि ये एक प्रकार का क्रिस्टल था और इस क्रिस्टल में एक प्रकार से क्या हो गया, डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। डिफेक्ट का मतलब ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मूविंग ऑफ यहाँ पे होल्स के कारण यहाँ पे डिफेक्ट हुआ, और इसी के कारण हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन को जनरली किसके कारण, इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण दिखाते हैं, जो कि सेमी कंडक्टर का एक एग्जाम्पल लेकर मैंने बताया, ठीक है। इसी के साथ साथ अगला जो एटॉमिक इम्परफेक्शन है उसके टाइप्स हैं, जिसे हम पॉइंट डिफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं, नए लेक्चर वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।